एक और एक मिलकर 2 हो जाएं तो ये गणित है, एक और एक मिलकर 11 हो जाएं तो ये संगठन है, और ये एक उस दूसरे एक के खिलाफ खड़ा होकर दोनों को तबाह कर दे तो ये राजनीति है। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आपने देखना शुरू कर दिया है हमारा खास शो सत्य की विजय, यानी सिर्फ सच, या ना किसी का एजेंडा है और ना ही हो हल्ला। 100% रिसर्च के आधार पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं। शरद पवार की ओर से एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने की घोषणा के एक दिन बाद भी आज भी काफी हलचल रही। एनसीपी के नए अध्यक्ष पर सस्पेंस बरकरार है, जहां एक और पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शरद पवार से अपना फैसला बदलकर अध्यक्ष बने रहने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं अभी तक शरद पवार की ओर गठित समिति की तरफ से कोई बैठक नहीं हुई। चलिए आपको महाराष्ट्र में इस समय हो रही परिवारवादी राजनीति का अपडेट बताते हैं। ये कहानी सिर्फ एक शरद पवार की नहीं है। शरद पवार के अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद आज वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई, जिसमें उस पर विचार किया गया कि अध्यक्ष के बाद क्या होगा यदि शरद पवार नहीं मानते। बैठक में शरद पवार को अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए मनाने पर चर्चा की गई। ज्यादातर नेताओं का दबाव था कि शरद पवार साहब इस्तीफा अपना वापस ले लें। आज शरद पवार की ओर से गठित समिति की कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई है। पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर 2-3 दिन का समय लग सकता है। ये पार्टी के सूत्रों का कहना है कि अभी 2-3 दिन लगेंगे, जब इस पर सब लोग चर्चा करेंगे और आम सहमति बनेगी। मेरा परिवार सुखी परिवार। जी हाँ, देश में मौजूदा समय में कुछ राजनीतिक पार्टियों को छोड़ दें तो ज्यादातर राजनीतिक पार्टियों में यही देखने को मिल रहा है। खास तौर से रीजनल पार्टी, राष्ट्रीय पार्टियों के प्रदेश स्तर के मुद्दों की अनदेखी क्षेत्रीय नेताओं ने समय समय पर राजनीति में इस्तेमाल किया। क्षेत्रीय नेताओं ने फिर अपनी अपनी पार्टियां बनाई और समय के साथ साथ अपनी पार्टियों में वंशवाद को जगह दी। आपको देश की कुछ ऐसी क्षेत्रीय पार्टियों के नाम बताते हैं जिन पर वंशवाद की राजनीति के आरोप लगे हैं। कहा जाता है कि मेरा परिवार ही साहब सुखी परिवार है। एनसीपी है, जिसमें अभी आप देख ही रहे हैं शरद पवार साहब हैं, अजित पवार साहब हैं, सुप्रिया सुले जो उनकी बेटी हैं। शिवसेना भी महाराष्ट्र की पार्टी है, जहां बाला साहब ठाकरे, फिर उद्धव ठाकरे और फिर आदित्य ठाकरे। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल तो प्रकाश सिंह बादल थे अभी तक कुछ समय तक, उनके बेटे सुखविंदर बादल हैं और हरसिमरत कौर उनकी बहू हैं, वो भी हैं। टीएमसी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव, शिवपाल यादव। नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला, उनसे पहले उनके पिताजी रहे थे शेख अब्दुल्ला, और अब उमर अब्दुल्ला। डीएमके में करुणानिधि के बाद स्टालिन। पीडीपी कश्मीर में पीडीपी मुफ्ती साहब के बाद महबूबा मुफ्ती। बिहार में सबसे चर्चित परिवार लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी। बीएसपी में मायावती, उनके भतीजे आनंद। एआईएमएम में आप देख ही रहे हैं पूरा का पूरा परिवार, उनके पिताजी और खुद ओवैसी साहब। देश में क्षेत्रीय दलों का दबदबा बीते कई दशकों से बढ़ने लगा। देश की मौजूदा समय की 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियों के बाद राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियों की पॉलिटिकल पावर में भी इजाफा हुआ है। क्षेत्रीय दलों की पॉलिटिकल पावर संसद से लेकर विधानसभा तक देखने को मिलती रही है, इसलिए आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए आपको बताते हैं कि संसद और राज्यों की विधानसभाओं में इन रीजनल पार्टीज की स्थिति जो कांग्रेस और बीजेपी है उसके मुकाबले में क्या है। लोकसभा को देखें, लोकसभा चुनाव में 2019 में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा, उस समय बहुत ज्यादा मिले 303 सांसद, कांग्रेस को 52। तब भी उसके अलावा 190 सांसद हैं जो दूसरी छोटी पार्टियों के हैं। राज्यसभा में देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास 92, कांग्रेस के पास 31 और अन्य दलों के पास इनसे ज्यादा 116 सांसद हैं। तो इसलिए उनको आप कमजोर। विधानसभा में भी देख लें, कुल विधायक देश में 4033 दिसंबर 2022 के अनुसार, उसमें भारतीय जनता पार्टी के 1370, कांग्रेस के 771 और अन्य दलों के 1892 हैं। यानी ये घाटे का सौदा नहीं है, लगातार इस पर काम होता रहा है, राजनीतिक दल करते रहे। आगे बढ़े उससे पहले आज देखते हैं कि मुंबई में, महाराष्ट्र में और एनसीपी की बैठक को लेकर किस तरह की बात चलती रही। शरद पवार को मनाने की कोशिशें होती रही, लगातार होती रही। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हमारे राजनीतिक दलों की, जहां पर अलग अलग राजनीतिक दल कैसे अपने परिवार को आगे बढ़ाते रहे हैं। ये और तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं, सभी शरद पवार साहब के साथ सुप्रिया सुले और उनकी पार्टी के नेता
विचार विमर्श कर रहे हैं। कार्यकर्ता जो हैं शरद पवार के समर्थन में हैं, वो उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं करने की मांग कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि इस्तीफा वापस ले लें। लेकिन शरद पवार ने अभी कोई फैसला नहीं किया और उनकी जो कमेटी है उसने भी अभी कोई नाम नहीं सुझाया है। तो ये राजनीति किस तरह मोड़ लेगी, इसको देखने में अभी कुछ समय लगेगा। लेकिन कमोबेश स्थिति न सिर्फ केवल एनसीपी की, जो दूसरे दल हैं, आपने पिछले दिनों शिवसेना को भी देखा था, फिर उसका क्या हर्ष हुआ। ममता बनर्जी की पार्टी है, वहाँ भी वो अकेली नेता हैं। आरजेडी में लालू यादव और तेजस्वी यादव हैं, तो समाजवादी पार्टी में भी अखिलेश यादव हैं। ऐसे में आज का सवाल कि क्या परिवार के भरोसे चलने वाली पार्टियों में लोकतंत्र नहीं होता है? क्या परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र के लिए खतरनाक है? क्या राष्ट्रीय पार्टियों का प्रदेश की अनदेखी के कारण क्षेत्रीय दल बने हैं? आखिर क्या वजह? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, एनसीपी की प्रवक्ता डॉक्टर सीमा मलिक हमारे साथ होंगी, आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन साहब, टीएमसी नेता संजय सरकार साहब, राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ सिन्हा साहब और वरिष्ठ पत्रकार मेरे मित्र विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सीमा मलिक, सबसे पहले आपसे पूछना चाहते हैं कि एनसीपी परिवार की क्या स्थिति है आज? एकजुट है? बिल्कुल एकजुट है। और क्या आप जानना चाहते हैं नहीं पता, मैं इतना मैं जरूर कहूँगी हम बिल्कुल एकजुट हैं, सब एक साथ हैं जी। और कुछ चीज़ें हैं जो पार्टी में डिसीजन लिए जाते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। और देखिए, जो आज अगर आप मुझसे कहते तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आज हर व्यक्ति जो है वो हम लोगों ने मांग करी है, हर कार्यकर्ता, हर लीडर ये चाहता है कि माननीय पवार साहब अपने जो उन्होंने इस्तीफा दिया तो पुनर्विचार करें और हम लोग को तो क्यों ऐसी जिद, डॉक्टर मलिक ऐसी जिद क्यों है? 83 साल के, अपने 60 साल के राजनीतिक करियर के बाद उन्हें विश्राम की जरूरत है अगर, तो क्या पार्टी में कोई और ऐसा नेता नहीं है पर जो लीड कर सके शरद पवार साहब पर? जो अभी 15 लोगों की कमेटी बनाई गई है और देखिए आज हर आदमी, क्या आप कह सकते हैं कि शरद पवार के बाद कोई पवार परिवार के अलावा कोई अध्यक्ष बनेगा पार्टी का? आप ऐसा कह सकती हैं? मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। शरद पवार साहब के इस्तीफा यदि स्वीकार हो गया तो उसके बाद क्या आप ये कह सकती हैं कि पवार परिवार के अलावा कोई दूसरा आदमी पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है? देखिए, वहाँ पे 15 लोगों की कमेटी बनाई गई है और जो भी वो कमेटी डिसाइड करेगी, कोई ऐसा नहीं है कि उनका परिवार बैठ के अकेले उसको डिसाइड कर रहा है जी। और 15 लोगों की कमेटी है, जैसे भी उनकी राय होगी वो होगा। और पहली बात तो ये है कि हम लोग तो सबके मन में जो बात है वो ये है कि पवार साहब अपना इस्तीफा वापस लें और हमारे अपने प्रेसिडेंट की पोस्ट पर आए, क्योंकि आज देखिए लीडर बहुत होते हैं, अच्छे होते हैं, हमारी पार्टी में भी हैं और बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं। पर देखिए, मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि पवार साहब जैसे लीडर्स जो होते हैं ना, वो मेरे ख्याल से बहुत कम होते हैं। पवार साहब का सवाल नहीं कर रहे थे हम, सवाल कर रहे थे कि परिवार के अलावा भी कोई लीडर है कि नहीं है पार्टी में? पवार साहब के सम्मान में कोई कमी नहीं कर रहे हैं? आपको लगता नहीं कि हमारी पार्टी में बहुत सारे लीडर हैं, सभी अच्छे लीडर हैं, ठीक है, और बड़े बड़े चेहरे हैं, बहुत एक्सपीरियंस अच्छे लीडर हैं और ठीक है। संजय सरकार साहब, यदि हम महाराष्ट्र से पश्चिम बंगाल चले जाएं तो स्थिति कमोबेश वही है। पवार साहब का कोई ऑल्टरनेट नहीं मिल रहा तो ममता बनर्जी साहब का भी ऑल्टरनेट पार्टी के पास कोई नहीं है। इससे बात नहीं है, यहाँ पर बहुत टीएमसी के काबिल लीडर है और मैं ना परिवारवाद के विरोध में है न पक्ष में। मैं आपको खोल के बात करूँ, पहले जमाना में एक राज परिवार राजतंत्र चलता था। राजा को बेटा ही राजा बनेंगे और जमींदार, फिर उसके बाद जमींदार आया। जमींदार को जो बेटा होता है राय बहादुर वही बन सकता है, उसको अलावा दूसरे कोई काबिल नहीं है। ऐसे बात नहीं है। हम देखने चाहते थे कि परिवारवाद में जो राजनीति करने के उसको काबिल, मतलब जो उसको बस में एक्सपीरियंस नहीं है, एलिजिबिलिटी नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, उसको बस सब कुछ है। लेकिन उसके अलावा भी अभी कुछ रीजनल पार्टी में भी आप दिखाई देगा, नेशनल पार्टी में भी आप दिखाई देंगे, नेशनल पार्टी में भी दिखाई देंगे, तो दिखाई देंगे जो उसमें कुछ पार्टी है जो सोल प्रोप्राइटरशिप बन चुके हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब जो प्राइवेट लिमिटेड नहीं,
प्राइवेट लिमिटेड में कम से कम 2 डायरेक्टर पड़ता है, पब्लिक लिमिटेड में कम से कम 3 डायरेक्टर का जरूरत पड़ता है, उसको शेयर होल्डर की जरूरत पड़ता है, कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से उसको बनाने पड़ता है। मेरे कहने का मतलब है काबिल लोग को सामने लेके आना आज के तारीख में हिंदुस्तान में बहुत जरूरी है। नहीं तो आने वाला पल में अगर परिवारवाद से राजनीतिक होगा तो ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए संगठन में ऐसे भी कुछ इंसान आदमी हैं, जो नेता है, जो ग्रास रूट लेवल से बहुत मेहनत से ऊपर आए हैं, और परिवारवाद, लेकिन उनका नंबर तो नहीं आता है ना सरकार साहब। नहीं, मैं सही बात है विजय जी, आप बहुत जोर से तीर मार रहे हैं मेरे को जवाब तो देने पड़ेंगे। आपको जवाब देने में मेरे को भी मतलब जो बहुत समझदारी से बोलना पड़ता है, ठीक है। और दूसरे नंबर बात क्या है, देखिए जितना जिसका कैपेबिलिटी रहने के बावजूद भी वो ऊपर नहीं आ पाता है। क्यों? हेलीकॉप्टर से भी नहीं आता है, वो पैराशूट से भी नहीं आता है, वो 5 स्टार का भी हैबिचुएटेड नहीं है। और जो परिवारवाद से आता है वो सब कुछ में हैबिचुएट में आके वो बैठ जाता है। मतलब जो शतरंज में जो ये होता है वहां पर आके वो खुद ही शतरंज का ये बन जाता है। जी अमिताभ सिन्हा साहब, आपने बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों को देखा है, राष्ट्रीय पार्टियों, राजनीतिक पार्टियां, क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं उनकी चर्चा तो हम करते रहते हैं। चितरंजन गगन साहब से भी कनेक्शन हो जाएगा तो मैं उनसे बात करूंगा। लेकिन कमोबेश नेशनल पार्टीज का भी हाल यही है, केवल नाम रखा जाए लेकिन चुनाव तो हो नहीं रहे। जिस पर कृपा हो जाए, जहां पर कृपा राम की हुई तहां पर कृपा करे सब कोई। विजय जी धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। लेकिन मुझे अच्छा लगता है यदि आप मेरे अभिन्न मित्र और बहुत ही प्रखर विद्वान पत्रकार विनोद जी पहले बोलते। विनोद जी से मैं पूरा समाप्त ज्ञान लूंगा। मैंने कहा आप पहले राष्ट्रीय पार्टी पर बोल। लेकिन आपने पहले, चलिए मुझे अच्छा वो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं जी, ठीक है। तो इस विषय पे मैं ये चाहता हूँ, ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आप क्षेत्रीय दल या राजनीतिक जो राष्ट्रीय दल हैं उन्हीं की चर्चा उन्हीं तक सीमित रखना चाहते हैं या समाज के परिदृश्य में आप इसको समझना चाहते हैं? अभी पॉलिटिकल पार्टीज के रेफरेंस आप समझा सकते हैं जैसे चाहें। बहुत व्यापक है जी। और इसमें यदि हाँ धन्यवाद। देखिए ये जो परिवारवाद का जो विषय है, ये भारत में ही नहीं दुनिया में आप देखें तो एक कॉन्सेप्ट है, और उस कॉन्सेप्ट को आप मानेंगे एक मोटे तौर पर आज के जो बाजार की परिभाषाओं में तो ब्रांड इक्विटी का विषय इसको कह सकते हैं। इसमें कहते हैं कि एक विशेष मानसिकता जो है लोगों में वो बनती है किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड की। अब परिवार भी एक ब्रांड ही है जिसमें एक बड़ा नाम और उसके बाद उसके छोटे छोटे नाम उनके जिसमें उनके विरासत की दृष्टि से। अब इसमें राजतंत्र भी शामिल है, सामंतशाही भी, सामंतवाद भी शामिल है। ये सारी चीज़ें एक बहुत व्यापक स्तर पर चर्चा का विषय है। लेकिन मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दलों में नहीं है। आप ये मान के चले, मैं तो एक सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिशनर लॉयर के नाते भी कहना चाहता हूँ, न्यायपालिका में भी परिवारवाद है जी। न्यायपालिका में भी आप देखें तो एक जस्टिस का बेटा जस्टिस बनेगा, उसके भाई भतीजा, ये सारी चीज़ें जो भारत में लागू हैं बाकी दुनिया के देशों में न्यायपालिका में नहीं है, भारत में न्यायपालिका में भी है परिवारवाद। इस विषय पे पहले तो ये क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है कि जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ या कहिए अंग्रेज हटे और दूसरे लोग आ गए शासन में, तब वहाँ पर एक व्यवस्था थी जो कि एकदम अलग होती और पूरी तरीके से विकेंद्रित व्यवस्था होती, भारतीय व्यवस्था होती। वहाँ पर वैसी व्यवस्था नहीं हुई और 1959 में जवाहरलाल नेहरू जी की जो सहायक थी उनकी पुत्री इंदिरा जी, वो कांग्रेस की अध्यक्ष बना दी गई। उसके पीछे भी एक है कि जब उनका नाम आया अध्यक्ष के लिए तो एक दो बड़े नेताओं ने कांग्रेस से कहा कि नहीं, हिंदू तो अभी बहुत बच्ची है और उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद देना ठीक नहीं। उनको लगा कि नेहरू जी, पंडित नेहरू बहुत डेमोक्रेटिक हैं, बहुत प्रजातंत्रों के मूल्यों में विश्वास रखते हैं। लेकिन मुझे ऐसा कहा गया इतिहास में, अब आता आ रहा है विषय, कि उन्होंने लगभग झिड़कते हुए कहा कि आप लोग क्या जानते हैं हिंदू को, हिंदू बहुत सक्षम है। कहने का मतलब यह है कि जवाहरलाल नेहरू ने 1959 में ये नींव रखी परिवारवाद की भारतीय राजनीति में, और वो उसके साथ 1964 तक, जब तक कि जवाहरलाल नेहरू जिंदा रहे तब तक वो अध्यक्ष भी थी और साथ में उनकी सहायक भी रही प्रधानमंत्री की। तो ये एक जो व्यवस्था बनी वो उस समय शुरुआत हुई। और भारत में वैसे भी
एक धर्मभीरू समाज है भारत, तो वहाँ पर जो भी बड़े लोग नामों के साथ उनका हमेशा से एक विश्वास रहा, वहाँ भक्ति का भाव रहा, तो इसीलिए वो आगे कैरी फॉरवर्ड होता गया और कांग्रेस ने कभी उसको हटाने की कोशिश नहीं की बल्कि उसको जमाने की कोशिश की उस भावना को। ये आज समाज के सभी वर्गों में परिलक्षित होता है विजय जी। लेकिन मैं इसमें अंत में यही कहना चाहूंगा कि ये सारी व्यवस्था जो है, चित्रंजन जी आपके पास आता हूं, आपका कनेक्शन नहीं मिल रहा था। शिक्षा की कमी की वजह जी, शिक्षा की कमी जो है वो जब दूर होगी जी, शिक्षा की कमी यदि खत्म होगी और पूरा समाज यदि एक मानसिकता से जिसको कि आज की जिसको कह सकते हैं आपकी जो शिक्षित मानसिकता बनेगी, जागरूक मानसिकता बनेगी, उस समय ये राज सत्तात्मक या सामंतशाही व्यवस्था हटेगी। और इसमें मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा एक अलग है, क्योंकि वहाँ भी पार्टी के नेता लोग तो आगे हैं, लेकिन वहाँ मुखिया हमेशा परिवार का नहीं बनेगा, ये तय होता है, ये अलग है थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी। गगन साहब, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ, आवाज मिल रही जी। तो हम बात कर रहे थे राजनीतिक पार्टियों की और परिवारों की। वैसे तो हम सभी एक परिवार हैं, लेकिन परिवार ही पार्टी हो जाए ये थोड़ा सा मुश्किल है, और इसका नुकसान आपने देखा कि कैसे उठाना पड़ता है। देखिए, यह जो है ना, तो गलत कॉन्सेप्ट लोगों के बीच में अब फैलाया जा रहा है जी। नेता तो जनता चुनती है, जनता बनाती है। एक परिवार के बैकग्राउंड से एक पहचान जरूर मिलती है जी, फर्स्ट प्रोजेक्शन भले ही मिल जाता है जी, लेकिन नेता वो नहीं बन सकता है। उसको जाना पड़ता है चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, पार्लियामेंट के चुनाव में। फिर उसके बाद में अगर उसमें कैपेबिलिटी नहीं है, अगर वह लोगों को स्वीकार्य नहीं है, तो वह नहीं टिक पाता है। कई ऐसे उदाहरण भी हैं जहाँ पर लोगों ने प्रयास गगन साहब, जेल जाते वक्त कौन चुन के कह रहा है कि आप राबड़ी देवी जी को ही बना दीजिए? आप भी अब इस तरह की बातें कर रहे हैं। नहीं, अरे एक बात हमको यह बताइए, मुख्यमंत्री कोई किसी को नॉमिनेट करता है क्या? मुख्यमंत्री विधायक चुनता है, विधायक दल जिसको नेता मान ले। सर, ये सब विद्वान लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, और आपसे ज्यादा विद्वान नहीं है, आपके बराबर ही विद्वान है। आप तो खुद बहुत विद्वान है। नहीं, वे सारे लोग विद्वान लोग हैं। हम प्रैक्टिकल जी, हम व्यवहार में जो होता है सो मैं करा जी। ठीक है, जैसे कि लालू जी की इच्छा थी कि राबड़ी जी बने जी। लालू जी ने मान लिया कि राबड़ी जी के नाम का प्रस्ताव रखा जी, लेकिन आखिर एक प्रक्रिया है, विधायक लोगों का समर्थन मिला तब तो जी। अगर विधायक लोगों का समर्थन नहीं मिलता जी, तो लालू जी के चाहने के बाद भी राबड़ी जी मुख्यमंत्री नहीं बन। ठीक है, कोई अगर यह कहता है, मतलब आप इसको सपोर्ट करते हैं, आइडिया को, आप इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं, ये कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इसके बारे में गलत प्रचार किया जाता है। ठीक है, एक माइंड सेट जो है प्रायोजित तरीके से जी, एक माइंड सेट जो है उसको कहीं ना कहीं से यह बनाया जा रहा है लोगों के दिलो दिमाग में। ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि यही संवैधानिक प्रक्रिया के तहत किसी को आप कैसे रोक सकते हैं? और ऐसे भी एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अभी हमारे पूर्व जो कह रहे थे, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर, तो स्वाभाविक है जो राजनीतिक परिवार में जिसका जन्म हुआ है, तो वह राजनीति का जो गुना भाग जोड़ घटाव है उसको वह सर उसमें और इसमें एक फर्क है, लेकिन उस पर अभी हम डिबेट बाद में करेंगे। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ऐसे नहीं बनता है, उसको डिग्री चाहिए ही होती है। तो बतौर अमिताभ सिन्हा जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं मेरे मित्र विनोद अग्निहोत्री जी, आपका एक अध्यक्षीय भाषण चाहिए। आप अनम्यूट कर लें अपने को विनोद जी। हाँ, पहले तो मैं अमिताभ जी को नमस्कार करता हूँ, मेरे बड़े अभिनव मित्र हैं और स्क्रीन पे बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है जी। और मैं अपेक्षा करूंगा स्क्रीन के अलावा भी हम लोग पहले की तरह फिर मिलेंगे। वो मित्रता निभाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। दूसरा एक संशोधन मैं करना चाहूंगा, अमिताभ जी ने भी कहा कि 1959 में इंदिरा गांधी अध्यक्ष बनी थी और 64 तक वो अध्यक्ष रही थी। ऐसा नहीं था अमिताभ जी, 1959 में बनी थी और 60 में फिर नीलम संजीव रेड्डी बन गए थे और उसके बाद के कामराज बनी थी, तो खाली 10 या 11 महीने अध्यक्ष रही थी नेहरू जी के साथ में। तो ये खाली एक तथ्यात्मक संशोधन में कर रहा हूँ, बाकी सहायक उनकी रही थी और फिर शास्त्री जी की कैबिनेट में वो आईएनबी मिनिस्टर बनी थी जी। तो अब उसको परिवारवाद कहें या कहें, और उस लिहाज से तो परिवारवाद की अगर परिभाषा करें तो आजादी से पहले मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बने, फिर जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने, तो वो भी परिवार के एक परिवार के दो अध्यक्ष बने थे।
तो ये माना जा सकता है कि वहां से परिवारवाद की शुरुआत हुई। मुझे लगता है ये इस तरह की बात करना मुझे थोड़ा सा मतलब, मैं अभी अमिताभ जी ने बड़ी अच्छी बात कही, परिवारवाद आप इसको कहते हैं, परिवार एक मजबूत संस्था है समाज की, और परिवार अपनी विरासत, अपनी पूंजी परिवार के ही व्यक्ति को सौंपना, ये व्यक्ति की, मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति जी। और इसीलिए एक जमाने में जब सिर्फ देश में कांग्रेस का शासन था तो कांग्रेस में परिवारवाद दिखाई पड़ता था जी। वो इंदिरा गांधी, नेहरू से लेकर और राज्यों में तक में जी। नेताओं, कमलापत त्रिपाठी के बेटे लोकपति त्रिपाठी और इसी तरह रविशंकर शुक्ला के बेटे श्यामाचरण शुक्ला और विजयाचरण शुक्ला। लेकिन जब दूसरी पार्टियां सत्ता में आई तो धीरे धीरे परिवार आधारित पार्टियां भी बन गई और परिवार उन पार्टियों में मिल गया। भारतीय जनता पार्टी का जो परिवारवाद है वो विकेंद्रित है जी। कांग्रेस का और दूसरी पार्टियों का परिवारवाद थोड़ा केंद्रित है जी। यहाँ पर परिवार का दबदबा है पार्टी पर, और वहां परिवारों की इकाइयां हैं तमाम सारी भाजपा में कि भाई एक नेता का बेटा, दूसरा, अभी कर्नाटक में प्रधानमंत्री जी परिवारवाद पे बोल रहे थे, लेकिन बसवराज बोम्मई जो है वो एसआर बोम्मई के बेटे, वो भी परिवार से ही आते हैं राजनीति से। तो ये कोई पार्टी परिवार के उससे बची नहीं है, कहीं सेंट्रलाइज्ड है और कहीं डिसेंट्रलाइज्ड है, लेकिन परिवार का, और उसका स्वाभाविक कारण है कि मनुष्य मूलतः एक पारिवारिक प्राणी है। अब भारत क्या, सर अग्निहोत्री जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या लोकतंत्रीय व्यवस्था में आप इसे ठीक मानते हैं? क्योंकि हम इसको ज्ञान को तो ज्यादातर लोग जानते हैं कौन सी पार्टी में कौन कौन है, अब सबके नाम लेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। विजय जी सुनिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में मैं इसको गलत तब मानता जब किसी को जबरदस्ती प्रधानमंत्री बना दिया जाए बिना चुनाव लड़ाए जी। हाँ, अवसर परिवार से व्यक्ति आता है, उसको थोड़ा आउट ऑफ टर्न अवसर जरूर मिल जाता है, ये मैं मानता हूं, लेकिन उसको जनता की अदालत में जाके साबित तो करना ही पड़ता है जी। चुनते तो लोग ही हैं, लोग ही तो चुनते हैं। आज आप देखिए किसी विधायक की मृत्यु हो जाती है, किसी सांसद की, तो पहले डिमांड आती है कि उसके बेटे को टिकट दे दीजिए, या उसकी पत्नी को टिकट दे दीजिए, या उसके भाई को। लेकिन अध्यक्ष बनने के लिए तो जनता के पास नहीं जाना पड़ता ना सर, और वो जीत के भी आ जाते हैं। अध्यक्ष बनने के लिए लोग अगर लोग खारिज करते हैं परिवारवाद को तो जिताना नहीं चाहिए जी। भाई काहे के लिए जिताइए, हरा दीजिए आप, लेकिन लोग जिता देते हैं। तो परिवार हमारे यहाँ राजनीति में परिवार क्यों चल रहा है? इसीलिए चल रहा है क्योंकि जनता उसको स्वीकृति देती है। अगर आज तेजस्वी यादव, लालू यादव की विरासत संभाल रहे हैं तो उनकी स्वीकृति मिल रही है, उनकी पार्टी जीत के आ रही है, उनके एमएलए जीत के आ रहे हैं। अगर कांग्रेस को, सर मैं इसको दूसरे तरीके से समझना चाहता हूँ, वो इलेक्शन तो अलग प्रोसेस है, लेकिन रघुवंश यादव और तमाम नाम आप जानते हैं, आरजेडी का जिक्र किया इसलिए मैं कह रहा हूँ, अब सुप्रिया सुले के अलावा भी प्रफुल्ल पटेल और तमाम नेता हैं, या किसी और पार्टी का जिक्र कर लें, शिरोमणि अकाली दल को भी आपने देखा है कि ढींडसा साहब और सब लोग हुआ करते थे। तो हर पार्टी में ऐसे बड़े नेताओं को अपेक्षा जो होती है वो नहीं मिलती, उनकी उपेक्षा की जाती है, ये बड़ा नुकसान होता है। चुनना तो अलग चीज है, एमपी बनना अलग है, सुप्रिया सुले का एमपी बनना अलग बात है, लेकिन एनसीपी का अध्यक्ष बनना अलग बात है। मैं इसको दूसरे दृष्टि से देखता हूँ जी। जो नेता नेतृत्व की अपेक्षा करते हैं जी, वही परिवारवाद स्वीकार भी तो करते हैं जी। अगर सुप्रिया सुले को शरद पवार बना देते हैं तो एनसीपी के कितने नेता होंगे जो पार्टी ये कहते हुए छोड़ेंगे कि हम इसको स्वीकार नहीं करते जी, आप इनको बनाइए जी। या आरजेडी के कितने नेता छोड़ेंगे जी, या कांग्रेस के कितने नेता छोड़ेंगे जी। सवाल ये भी तो है, जिनको आप कह रहे हैं योग्य, कोई योग्य छोड़ने, कोई उससे बाहर आने को तैयार है क्या उस फोल्ड से? वो तो जय जयकार करते हैं, वो तो डिमांड करते हैं। मुझे याद है जब अखिलेश यादव पहली बार साइकिल, जनेश्वर मिश्रा ने ये नारा लगाया था, अखिलेश लाओ सपा बचाओ। आप सोच लीजिए, अब जो कि इतने बड़े कि अखिलेश यादव जब बने नेता तो सबने जय जयकार, एक नेता पार्टी छोड़ के नहीं गया ये मानते हो कि हमें परिवारवाद स्वीकार नहीं है जी। या आरजेडी से कौन गया? दूसरे मुद्दों पे छोड़ के जाते हैं लोग जी। ये अभी जो कांग्रेस जब सत्ता से बाहर हुई, जितने नेता छोड़ के गए, कोई ये कहते हुए छोड़ के नहीं गया कि परिवारवाद के कारण छोड़ रहे हैं, वो दूसरे कारणों से, साहब पार्टी ठीक से नहीं चल रही, ये नहीं चल रही, और बीजेपी से लड़ नहीं पा रहे, बीजेपी में चले गए, ऐसे बहुत सारे नेता। तो सवाल ये, पूरी राजनीति इस पर जो है, इसमें वो है। आज मैं कह तो रहा हूँ, मोदी जी इतना ज्यादा परिवारवाद के खिलाफ है, पूरा इन्होंने एक नैरेटिव बनाया है पूरा, लेकिन बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया ना उन्होंने जी, ना बनाते किसी और को बनाते। मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीजें जो आती हैं कहीं न कहीं भारतीय राजनीति स्वीकार करती है परिवारों को, ठीक है, और इसका नुकसान आप नहीं देख रहे, वर्चस्व चल रहा है। ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे। संजय जी आप कुछ छोटा सा कमेंट कर दें क्योंकि ब्रेक पर जाना है जी। अध्यक्ष की बात को कुछ परिवारवाद से बाहर नहीं है। मोदी जी के दो भाई हैं, एक भाई का नाम है सोमा भाई मोदी जो गुजरात में भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष है, और दूसरे भाई है पंकज मोदी
जो मतलब उपाध्यक्ष है गुजरात भर्ती बोर्ड के, तो ये तो परिवार, ये भी तो परिवारवाद में है। मोदी जी भी क्या परिवारवाद के बाहर में है? ये कोई परिवारवाद नहीं, तो कोई परिवार का आदमी कुछ तो काम करेगा ही ना। ये तो परिवारवाद नहीं है, ये तो सबसे पार्टी बड़ा परिवारवाद है। जी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं राजनीति में परिवारवाद की। हमारे साथ विद्वत पैनल है। चित्रंजन गगन साहब हैं, आरजेडी के प्रवक्ता संजय सरकार साहब हैं, टीएमसी के नेता हैं अमिताभ सिन्हा साहब, राजनीतिक विश्लेषक मेरे मित्र विनोद अग्निहोत्री जी, और डॉक्टर सीमा मलिक एनसीपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। अमिताभ जी, आपने कहा कि सभी परिवार, देश के जो अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग प्रोफेशन है, उनमें भी परिवारवाद है। तो एक तो मैं समझना चाहता हूं, क्या आप इसे जस्टिफाई कर रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, अगर जस्टिफाई कर रहे हैं तो हमेशा कांग्रेस परिवार को या गांधी परिवार को निशाना बनाने का क्या मतलब है? विजय जी, सबसे पहली चीज तो मैं अभी पिछले हिस्से में आपके कार्यक्रम के जो विनोद जी ने कुछ बातें कही, उस पर मुझे थोड़ा सा एक स्पष्टीकरण देना है। जी, मैंने ये कहा था कि 1959 में 1959 में इंदिरा गांधी को पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने अपने इंटरवेंशन से अध्यक्ष बनाया, उस समय जबकि वो उनकी सहायक थी। ठीक है। और 1964 तक सहायक रही। मैंने अध्यक्ष के नाते जो टेनियर था उसके बारे में मैंने नहीं कहा, वो अध्यक्ष कितने दिन रही वो बात अलग है। ठीक है। लेकिन वो अध्यक्ष रहते हुए भी उनकी सहायक रही थी। जी, ये एक फैक्ट था। मैं विनोद जी को ये बात ध्यान दिलाना चाहता हूँ। दूसरी बात, विनोद जी की दुविधा में भी थोड़ा सा मैं वो करूँ, एक स्पष्ट करूँ। देखिए, परिवारवाद का जो आप चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि एक परिवार का व्यक्ति ही पार्टी का मुखिया बनेगा, ये एक सत्य है, ये एक नियम है। और एक वो वैसा है कि जैसे कि अभी हमारे राजद के प्रवक्ता महोदय भी बता रहे थे कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, लॉयर का बेटा लॉयर। तो ये बात अपनी जगह पर उसके परिवार के नाते उसके पास एक एडवांटेज होता है, एक उसके पास एक विशेष स्थिति होती है, इसलिए वो उसमें बन सकता है। वो सही स्थिति भारतीय जनता पार्टी में भी जो एक नेता का बेटा है, जो एक मुखिया का बेटा है, किसी भी एक पद के पर, चाहे मुख्यमंत्री हो या कोई मंत्री हो या विधायक हो, या किसी की मृत्यु के बाद में उसके निकट बेटे या पत्नी को टिकट मिलना, ये परिवारवाद का कॉन्सेप्ट नहीं है। विनोद जी स्पष्ट मान लें, परिवारवाद का कॉन्सेप्ट जो समझ में आ रहा है आज की डेट में चर्चा में और आपके इस कार्यक्रम में भी, वो है कि क्या ये मजबूरी है या क्या ये एक कंपल्सरी क्लॉज है कि एक परिवार का मुखिया उसी परिवार का होगा। ये परिवारवाद है जी। नहीं तो परिवार क्यों किसी पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिक्स में आए नहीं, बैन हो जाए। एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर न बने, बैन हो जाए। ये अपने आप में एक बहुत ही अजीबोगरीब सी दलील है और ये मुझे लगता है इसमें सुधारना चाहिए मानसिकता को जी। अब आपके बात पे आता हूं। मैंने जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं की, मैंने सिर्फ एक स्पष्टीकरण दिया। आप देखिए, भारत में जितने भी कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उसमें मेजॉरिटी, आप सिर्फ एक आईटीसी को छोड़ दीजिए जो कॉर्पोरेट मैनेज्ड है, या कुछ एक आध दो जैसे इन्फोसिस है या ऐसे, या टाटा की कंपनियां, टाटा में भी टाटा सन्स ऊपर होता है, बाकी सारी फैमिली मैनेज्ड कंपनियां हैं भारत में खास करके। वैसे ही जुडिशरी की मैंने बात की। जुडिशरी में जज का बेटा जज बन जाता है बगैर किसी विशेष अपनी इसके प्रतिभा दिखाए हुए, क्योंकि वो जज का बेटा है। अभी जैसे कि ये चर्चा भी चल रही है, जस्टिस बीएन कृपाल का बेटा विभिन्न कारणों से चर्चा में है, गलत कारणों से चर्चा में है, लेकिन वो जज बनेगा क्योंकि कॉलेजियम चाहती है कि वो कृपाल साहब का बेटा है, इसलिए जज बनना है। मैं मानता हूं कि ये एक भारतीय जो व्यवस्था है वहां पर राजशाही कह लीजिए उसको, या एक तरीके का सामंतवादी मानसिकता के अंदर में कांग्रेस ने कभी उसको तोड़ने की कोशिश नहीं की 1947 के बाद। मैं 1947 के पहले की बात नहीं करना चाहता कि मोतीलाल के बेटे जवाहरलाल बने। मैं 47 के बाद जब एक मौका था भारत में कि वहां पर एक सम सर्वत्र व्यवस्था बनती, लेकिन वो टूटी नहीं, और इसीलिए और अशिक्षा भी एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहा, आर्थिक प्रगति की कमी रही, इसके वजह से व्यवस्थाएं ऐसी बनी। लेकिन आप ये नहीं मानते कि जो योग्य कार्यकर्ता है उसको मौका नहीं मिलता? राजद में है अभी, वहां पर निश्चित रूप से नहीं मिलता, क्योंकि जाति के ऊपर में आधारित है। अब जैसे लालू यादव ने कह दिया कि राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनेगी, किसकी हिम्मत है नहीं माने? वहां पर वो मुस्लिम यादव कंबाइन में वो उसको रूल करते हैं, क्योंकि वहां पर जाति आधारित सारी व्यवस्था है और वो जो कहेंगे। अब जैसे शरद पवार जी ने इस्तीफा देके जो ये सारा माहौल बनाया है, उसमें अब जितने विधायक हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं,
ये क्या विषय है? यदि उनको अपने पूरे इसको विरासत को सौंपना था तो वो कहते कि इसमें ये जो है उत्तराधिकारी बनता है। और मैं ये बेसिकली शरद पवार जी की बहुत ही माहिर राजनीतिक कला है, जिसमें वो जब भी कभी किसी क्राइसिस में आते हैं तो ऐसे कोई बम फोड़ देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए इस्तीफा दे रहे हैं, जबकि उनका परिवारवादी राजनीति जो है वो चलता रहे। अजित पवार और सुप्रिया सुले में वो चाहते हैं, सुप्रिया सुले इस विषय उनकी बेटी जो है अजित पवार से ज्यादा उनको प्रिय उनकी बेटी है, और इसीलिए उन्होंने सारी व्यवस्था की है। जैसे हाँ, तो इसीलिए मेरा ये स्पष्ट मानना है कि इसमें सही गलत में के नाते मैं यहाँ कुछ कहने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ कहने आया हूँ, आपने मेरा परिचय विश्लेषक के नाते करवाया है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसकी स्थिति यह है कि जब तक अशिक्षा और जातिवाद यहाँ रहेगा वैसे तब तक ये स्थिति रहेगी। ठीक है, परिवार जो चाहे अपने आधार पे वही करवाता रहे और मुखिया उस परिवार का ही बनेगा। ठीक है, विनोद जी के पास आऊँ, लेकिन अमिताभ जी ने शरद पवार जी और सुप्रिया सुले का नाम लिया है और आरजेडी का नाम लिया, इसलिए मैं सीमा जी पहले आपसे समझना चाहता हूँ, आपको इसमें कुछ जोड़ना? देखिए सर, मैं सुन रही थी, सभी बड़े विद्वान प्रवक्ता है, और देखिए एक बड़े परिपेक्ष में देखने की चीज है। जहाँ तक देखिए एक ये कहना कि देखिए ये जो डायनेस्टी या जो भी चीजें हैं, एक तो देखिए हमारे देश में ये है कि वी कनेक्ट मोर विद द पीपल। अगर आप मतलब किसी पार्टी से कनेक्ट करने से ज्यादा शायद पर्सनालिटीज और लोगों से हम ज्यादा कनेक्ट होती है जो पब्लिक होती है। तो एक डायनेस्ट के लिए भी एक इलेक्शन जीतना या कुछ एक बहुत आसान चीज होती है, और शायद उन्होंने बचपन से ये चीजें सीखी होती है। देखिए अगर मैं अपने बारे में बोलूँ, मैं डॉक्टर हूँ, एक लेवल तक में शायद हम इसमें ही लगे रहते हैं कि हमें प्री मेडिकल पास करना है, फिर मेडिकल पास करना है, फिर हम उसमें होते हैं, देन वी कम टू दिस इन पॉलिटिक्स। और जो डायनेस्ट है वो शायद शुरू से ही वो चीजें सीखते हैं, तो कई बार वो एफिशिएंट भी होते हैं। ऑल्दो मेनी स्टडीज है, देखिए आप फिलीपींस की, आप और जेफरी एंड ये रोलैंड का स्टडीज है, जिसमें कि वो ये कहते हैं कि जो डायनेस्ट होते हैं उनके जो उनकी मतलब स्टेट्स है वो दे आर मोर वहाँ पे पॉवर्टी ज्यादा है। ठीक है, गगन साहब मेरी पार्टी की बात करते हैं तो मैं आपको बोलूंगी कि आप एक बार बारामती आकर देखिए। जी, मैं बारामती कई बार आया हूँ। देखिए किस तरह से एक बैरक, सीमा जी बहुत बार बारामती गए हैं, कोई नई जगह नहीं है बारामती। सब नहीं देखो जी। गगन साहब वहाँ पर करिए, आप कुछ जोड़ना चाहते हैं इसमें? जी, नहीं, करने का मतलब यह है कि देखिए राजनीति में सबसे बड़ा चीज है कि वोट खींचने का किसको क्षमता जी। अब सवाल है कि परिवार का ही कोई अगर है और वोट उसके साथ जुड़ रहा है तो स्वाभाविक है, और जो भी सीनियर लीडर होंगे जब महसूस करते हैं कि साहब वोट उन्हीं के साथ में है तो उनकी मजबूरी है। तो लोकतंत्र में तो सबसे बड़ा मामला हुआ था वोट का, और केवल यह हिंदुस्तान में है सो बात नहीं। आप देखिए अमेरिका में कैनेडी थे, कैनेडी की हत्या हो गई, उसके बाद में उनके भाई को लोगों ने आगे बढ़ाया। तो यह तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हिंदुस्तान में है और जगह पर नहीं। आप हिंदुस्तान में ही देख लीजिए, जो ये एनटी रामाराव के बाद ठीक है उनका माने उत्तराधिकारी होने के लिए परिवार में उसमें चला जी, लेकिन उसमें जो है तो जनता का समर्थन ने राष्ट्रपति का पद संभाला। जी क्या बोल रहे हैं? ठीक है विनोद जी, ये मजबूरी है, परिवार जरूरी है? देखिए पहले तो मैं एक बात अपने परम मित्र प्रिय अमिताभ जी की बात को मैं थोड़ा सा उसमें कुछ जोड़ूंगा। अब हो सकता है अमिताभ जी उस बात को स्वीकार न करें, उन्होंने ये कहा था कि 1964 तक वो अध्यक्ष भी रहे और सहायक भी रहे। चलिए वो कोई बात नहीं, वो हो गई बात है ना, लेकिन वो मान लिया, कोई बात नहीं। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद की वास्तविक शुरुआत मेरे हिसाब से 1959 में नेहरू जी ने अध्यक्ष जरूर बनाया इंदिरा गांधी की, लेकिन इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी नेहरू जी के तुरंत बाद। शास्त्री जी बने प्रधानमंत्री, और शास्त्री जी की जब आकस्मिक मृत्यु हो गई तो वो सारे दिग्गज कांग्रेसी गूंगी गुड़िया मान करके इंदिरा गांधी को लेके आए जी। और नेहरू जी ने जो कहा था कि तुम लोग हिंदू को नहीं जानते हो, तो बात सही साबित हुई। वो लोग वाकई हिंदू को नहीं जानते थे जी। जानते होते तो गूंगी गुड़िया को प्रधानमंत्री न बनाते जी। तो उस वक्त नेहरू जी ने जो कहा था वो सही साबित हुआ, और इंदिरा गांधी ने फिर बाद में क्या साबित किया अपने आप को देश जानता, दुनिया जानती है उनकी योग्यता को। अब दूसरी बात यह है कि आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर नेहरू जी के बाद और इंदिरा गांधी के अलावा कम से कम 15 से ज्यादा गैर गांधी परिवार के गांधी परिवार का अध्यक्ष रह चुके हैं। और उसमें मैं नाम गिनाना, जगजीवन राम, ब्रह्मानंद रेड्डी। सर ये हम केवल कांग्रेस आरजेडी किसी पार्टी स्पेसिफिक की हम समस्या पर चिंता कर रहे हैं। नहीं तो मैं क्या करूं जी। तो
इसलिए सारा ठीकरा एक पार्टी को फोड़ देना ये समाज की प्रवृत्ति है, मैं ये कह रहा हूं। कांग्रेस भी उसमें शामिल है। और आखिरकार कम से कम इतना तो क्रेडिट राहुल गांधी को देना पड़ेगा ना कि जिद करके उसने मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ किया। एक परिवार के बाहर मुझे अच्छी तरह याद है जब इस पर बहस होती थी तो तमाम सारे हमारे मित्र जो बीजेपी के मित्र थे, संघ के मित्र थे, वो कहते थे कि सवाल ही नहीं उठता, सब नाटक है, कोई बना के देख दे। एक तो हमारे प्रधानमंत्री जी की एक भाषण की क्लिप थी कि 5 साल के लिए किसी गैर गादी को अध्यक्ष बना के देख ले, मैं मान लूंगा। तब तो बन गए, तब तो मान लेना चाहिए ना। और अपवाद भी है, नीतीश कुमार ने ललन सिंह को बनाया हुआ अध्यक्ष, वो उनके परिवार के बाहर के हैं। ऐसा नहीं है कि परिवार के बाहर के अध्यक्ष पार्टियों वो बनते नहीं रहे, बने हैं। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों की समस्या क्या है कि उनका जो जनाधार है, वो जो नेता उस पार्टी को बनाता है उसके इर्द गिर्द ही रहता है। जैसे देवीलाल जी के इर्द गिर्द हरियाणा में था, मुलायम सिंह के इर्द गिर्द यूपी में, लालू यादव के इर्द गिर्द जो है बिहार में, बादल साहब के इर्द गिर्द पंजाब में, शरद पवार के इर्द गिर्द महाराष्ट्र में, तो बाल ठाकरे के इर्द गिर्द, तो वो या करुणानिधि के इर्द गिर्द तमिलनाडु में। उनकी समस्या ये होती है कि वहां का जो उनका वोटर है, जो उनका जनाधार है, वो भी परिवार में ही अपनी मुक्ति देखता है। वो परिवार में कि अगर करुणानिधि गए तो स्टालिन ही होंगे, ये मान के चला जाता है। तो वो मानस हमारे उसमें, जो हमारा एक सामंतीय समाज है भाई, भगवान राम भी तो रामराज्य क्या बोलना अलाउड है विजय जी? और जिस रामराज्य को हम आदर्श तो कोई लोकतंत्र थोड़ी था, रामराज्य था, एक राजतंत्र था, लेकिन उसको आदर्श माना जाता है क्योंकि बहुत बेहतर फैसला थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि परिवारवाद जो है वो भारतीय समाज की एक मनोवृत्ति है, एक मानसिकता है। इसीलिए, और भारतीय समाज की नहीं, पूरे दक्षिण एशिया में आप देख लीजिए, पाकिस्तान में देख लीजिए भुट्टो परिवार, शरीफ परिवार, ठीक है, श्रीलंका में भी ऐसा ही है, श्रीलंका में आप देख लीजिए, तो आप बांग्लादेश में देख लीजिए, और अभी अमेरिका का उदाहरण दे तो वहां बुश परिवार, क्लिंटन परिवार, कैनेडी परिवार। तो ये एक परिवारवाद जो है, आज हम उसको परिवारवाद भले कह रहे हो, और सबसे ज्यादा परिवारवाद पर हमला कौन करता है? जिनका अपना परिवार नहीं है, क्योंकि उनको उसके बाद अपनी विरासत छोड़ के चले जाना है। लेकिन जिनका परिवार है, अब इस चक्कर क्या है कि जिसके पास प्रदेश है वो अपने प्रदेश की विरासत परिवार को देखना चाहता है, जिसके पास लोकसभा क्षेत्र है वो अपने लोकसभा क्षेत्र की विरासत अपने बेटे को या भाई को या पत्नी को देना चाहता है, जिसके पास विधानसभा है वो विधानसभा की विरासत देना चाहता है। ठीक है, तो ये सामाजिक मानसिक प्रवृत्ति है, और ये सिर्फ राजनीति में नहीं है। जो अभी अमिताभ कह रहे थे वो सही कह रहे थे, ये सिर्फ इन्होंने जुडिशरी का, फिल्म इंडस्ट्री में आप देख लीजिए, आप सीए देख लीजिए, सीए अगर कोई बहुत बड़ा है तो उसका बेटा ही उसकी सारी विरासत संभालेगा। तो ये एक व्यवस्था बनी हुई है। और एक जमाने में जब कर्म आधारित समाज था तो यही जाति प्रथा बन गई थी। आप देखिए कि कुम्हार का बेटा कुम्हार होता था और योद्धा का बेटा योद्धा होता था, तो अब वो कर्म आधारित व्यवस्था थी, बाद में जन्माधारित बन गई। तो ये एक भारतीय समाज की और खासकर मानव समाज की एक प्रवृत्ति है परिवार। ठीक है संजय जी, अभी अच्छी है या बुरी है ये अलग बात। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि जनता ही उसके पीछे जब समर्थन करती है, जनता की बेहद मांग पर, आप देखिए, मैं कह रहा हूँ शरद पवार इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, शरद पवार ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन एनसीपी पूरी जो है बिल्कुल है कि नहीं, आप पवार साहब अभी न जाओ छोड़ के वाली मुद्रा में है। और वो तो इसलिए भी है कि सुप्रिया जी ना बन जाए। ठीक है जी, संजय जी, अब इसको अब नहीं, जैसे जैसे समाज का विकास आगे होगा धीरे धीरे इस प्रवृत्ति पर हो सकता है लगाम लगे, हो सकता है इस पर जनता, क्योंकि जैसे जैसे सामाजिक विकास होता है, और अभी हम सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से अभी हम जो हमारा पुराना सामंती समाज है, अभी उसके बहुत सारे गुण दोष हमारे भीतर मौजूद हैं। ठीक है संजय जी, मेरी चिंता तो ये थी कि किसी दिन संजय सरकार भी टीएमसी के अध्यक्ष बन जाए, लेकिन कोई चाहता ही नहीं है बनाना। बहुत अच्छे बात बोले हैं आपने विजय जी, बहुत ही अच्छे बात बोला है। एक्चुअल में क्या होता है, हम लोग को बूथ कार्यकर्ता थे, बूथ से आए हैं, वाल में हम लोग चूना उना लगा के, जिस टाइम लोग कांग्रेस में थे पंजाब पर निशान लगाओ करके किए थे, घर घर में प्रचार में जाते थे, सब कुछ हम लोग देखे। तो देखने के बाद में भी देखिए, आज के तारीख में हम लोग राजनीति में वो कार्यकर्ता, काबिल कार्यकर्ता नहीं है। काबिल कार्यकर्ता तो वो होता जो परिवार को, राजा को बेटा राजा बनता है, जमींदार का बेटा जमींदार बनते हैं। ठीक है, अगर उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया के बारे में भी सोचेंगे, देखिए किम के फादर भी वहाँ का लीडर थे कि नहीं, बोलिए, किम के फादर। तो जॉर्ज वॉशिंगटन बुश के फादर भी लीडर थे वहाँ के, कैनेडी के परिवार भी लीडर थे, बांग्लादेश में हसीना का फादर भी लीडर थे, फिर आपको मतलब इनके खालेदा जिया का परिवार भी थे, फिर नवाज भुट्टा का परिवार भी देखिए, बेनजीर भुट्टा भी थे। तो ये तो तमाम होते हैं, ये लोग बड़े लीडर होते हैं, और हम लोग को बूथ से काम करके ऊपर में आते हैं, हम लोग काबिल नहीं है, उस लायक काबिल नहीं है।
हम लोग बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, पर जनता को घर में जा सकता है, लेकिन बड़े लीडर होने में हम लोगों कोई काबिल नहीं है। संजय जी, नॉट एलिजिबल। अमिताभ जी तो मुझे कह रहे थे कि संजय सरकार बहुत काबिल नेता है टीएमसी के, उनको आगे बढ़ना चाहिए। नहीं है जी, हम एलिजिबल नहीं है, अमिताभ जी भी एलिजिबल नहीं है। मैं आपको कहता हूँ, यहाँ पर मालिक जी बैठे, वो भी एलिजिबल नहीं है जी। कोई एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल जिसका परिवार से हेलीकॉप्टर से आता है, पैराशूट से आता है, 5 स्टार बीट करता है और वही लीडर होता है, जाके आधा घंटा भाषण देता है, वो सबसे बड़े नेता हो। ठीक है, सीमा जी कुछ जोड़ना चाहती है? मैं अमिताभ जी के पास आऊंगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक आपको एक चांस मिलता है जब जो भी डायनेस्ट है, मैं ये बात मानती हूँ, पर देखिए देन अगेन यू हैव टू परफॉर्म ऑल्सो। पब्लिक उनको कई बार रिजेक्ट भी कर देती है, तो ऐसा नहीं है कि आप चाहे आप एक्टर्स, आप चाहे फिल्म वर्ल्ड देख लीजिए, आप पॉलिटिक्स देख लीजिए, जो भी है, ये मैं मानती हूँ कि इजली एक बार आपको चांस मिल जाता है, जो शायद दूसरे लोगों को नहीं मिल पाता है इतना से, तो उसके बाद उनको परफॉर्म भी करना पड़ता है। एंड आई थिंक वो उनके साथ शायद एक एडवांटेज होता है कि वो शुरू से ही अपने पेरेंट्स से या कुछ भी राजनीति एक तरह से सीखते हैं, तो वो या राजनीति या कोई भी फील्ड हो, मतलब आप देखिए जो भी आगे लोग जाते हैं, तो वो एक बेटर चांस दैट वे। जी अमिताभ जी, ये मेरा सौभाग्य है कि इस प्रोग्राम में आके ज्यादातर लोग ज्यादातर बार सही बोलते हैं, सच ही बोलते हैं। आप क्या जोड़ना चाहते हैं? संजय जी ने जो बात कही है वो बहुत साफ साफ तरीके से की। मुझे घुमा के बात जी आपने संजय से पता नहीं क्या बुलवा लिया। सत्य की विजय होती है, ये तो आपके कार्यक्रम का नाम ही है। मैं यहाँ पर विजय जी एक चीज़ जो है कि अभी विनोद ने जो कहा, मैं उस पर दोबारा कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, ये हमेशा एक जनरलाइज बात कर रहे हैं और ख़ास करके भगवान श्री राम के व्यवस्था से जोड़ के इसको कंफ्यूज कर रहे हैं आपके दर्शकों को। मुझे इस बात से आपत्ति है। विनोद का चाहे जो भी मानना हो, लेकिन कम से कम इसको आपकी यहाँ जो देश की जनता को राम राज्य और राजतंत्र से न जोड़ें। ये प्रजातंत्र है और भगवान श्री राम की स्थितियों से आज के प्रजातंत्र को जोड़ना, मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक उनके स्तर के पत्रकार के लिए शोभा नहीं देता। मैं क्षमा, बजरंगबली तक मत पहुंचना। अब मैं विषय पे आता हूँ। देखिए, ये आपके कार्यक्रम का जो पूरा स्वरूप है वही राइट टू रिप्लाई दीजिएगा। नहीं, मैं एक मिनट, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। देखिए, विषय आपका बहुत महत्वपूर्ण है। विषय बहुत महत्वपूर्ण यह है कि परिवारवाद का मतलब कोई व्यक्ति यदि किसी राजनीतिक दल का है तो वो राजनीति में न जाए या जाए, ये परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद का मतलब है कि एक परिवार का ही एक पार्टी के ऊपर में आधिपत्य हो। और ये जहां भी ये विषय आ रहा है ना, जॉर्ज बुश जो है, बुश में भी सीनियर जूनियर हुए या बाकी के भी जितने भी, कैनेडी का तो गलत उदाहरण दिया राजद के अपने मित्र ने, लेकिन जो भी ऐसी व्यवस्थाएं बनी है, पिट द यंगर पिट द एल्डर, वहां इंग्लैंड में भी हुए प्रधानमंत्री, लेकिन वहां किसी पार्टी के ऊपर में कोई परिवार का कब्जा नहीं है कि कोई भी एक व्यक्ति ही उसका। वहां पर यदि रिपब्लिकन में बुश हैं तो रिपब्लिकन में बुश के ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में कमोबेश, वो बुश जूनियर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में कमोबेश। नहीं, एक मिनट। तो मैं विजय जी, मैं आ रहा हूं। देखिए, भारत का लक्ष्य जो है वो इस तरह की जो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के साथ compete करना लक्ष्य नहीं है। भारत जो है विकसित अर्थव्यवस्था बनने वाली है। यहाँ पर अशिक्षित, जाति प्रथा से संबंधित जो मानसिकता है उससे ऊपर भारत को निकलना है। इसीलिए वो यदि पश्चिम के जो प्रजातंत्र है उसके साथ आप तुलना करें तो ज्यादा शोभा देगा। यदि हम श्रीलंका से तुलना करें, बांग्लादेश से करें, पाकिस्तान से करें, ये शोभा नहीं देता। हमें यदि शोभा देना है तो हम उस शिक्षित और उस आर्थिक रूप से संपन्न अर्थव्यवस्था और देश बने जहां पर कि परिवारवाद ध्वस्त हो। पार्टी की दृष्टि से, ये कैरियर की दृष्टि से नहीं, कोई भी व्यक्ति कुछ भी बन सकता है, लेकिन वहां पर एक यदि ये जेबी संगठन यदि राजनीति चलाएंगे तो ये प्रजातंत्र के लिए एक दुर्भाग्य है। मेरा ये कहना। ठीक है, विनोद जी कुछ आप जोड़ना चाह रहे थे? ये विद्वानों की खूबसूरती होती है कि वो स्पेस निकाल ही लेते हैं कि कहां पर जगह बन रही है, खाना कहां बन रहा है अपने लिए। मैं अमिताभ जी की बात से सहमत हूं कि पार्टियों को परिवारों के चंगुल से निकलना चाहिए। जो मेरा कोई, इन्होंने कहा मैंने कोई कंफ्यूजन नहीं फैलाया, मैंने खाली मानसिकता और संस्कृति की बात की कि हमारी संस्कृति में, हमारी सांस्कृतिक चेतना में परिवार का महत्व अभी है। और रामराज्य का मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि जो आदर्श राज्य हमारा है
वो भी एक बड़े चक्रवर्ती राजा के बेटे भगवान श्री राम ने दिया था, जिसको हम आदर्श मानते हैं। तो मेरा खाली कंफ्यूजन नहीं था, मेरा कहने का मतलब है परिवार के, वो तो राज परिवार में तो ऐसा चलता ही था सर, मानता है बस। अब वो आगे 10 साल 20 साल 50 साल बाद समाज इतना चेतना उसकी विकसित हो जाए, वही तो प्रजातंत्र में उसको मत जोड़िए ना विनोद जी, मैं तो स्वागत करूंगा उसका, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। मैं आज की जो वर्तमान स्थिति है वो बता रहा हूँ, इसलिए पार्टियां जो है क्षेत्रीय पार्टियां परिवारों पर आधारित हैं, क्योंकि उनका वोट बैंक उन परिवारों को वोट देता है, उन परिवारों के पीछे गोलबंद होता है। जो तमाम नेता परिवारों से विद्रोह करके अपनी पार्टियों को छोड़ के गए, वो आज कहाँ हैं? साधु, यही तो सबसे बड़ी समस्या है, त्रासदी है ये। तो मेरा कहने का खाली मतलब ये है भारतीय प्रजातंत्र की ट्रेजेडी है, ये स्थिति है वो तो आदर्श स्थिति, ठीक है, कि पार्टियां बिल्कुल कम है, मुक्त हो परिवारों से, विनोद जी मुक्त हो जातियों से, पार्टियां मुक्त हो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से, बिल्कुल मुक्त होना चाहिए। तो लेकिन आज की जो वस्तु स्थिति है वो स्थिति ये, मैंने खाली ये कहा। ठीक है विनोद जी, वक्त कम है, लेकिन मैं अमिताभ जी से इजाजत लेते हुए आपको अखिल भारतीय विद्वत पत्रकार संघ का अनऑफिशियल अध्यक्ष मानते हो, ये मान लो कि अब आइंदा से चर्चा ना करें परिवारवाद पर राजनीति में? नहीं, परिवारवाद पर चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, नंबर 1। और दूसरी बात यह है, मैं तो बिल्कुल इस पक्ष में हूं जो अमिताभ जी ने कहा कि भाई अगर कोई व्यक्ति योग्य है, किसी परिवार में पैदा हुआ है, तो उसको राजनीति में आने का अधिकार है। ठीक है। सीमा जी बस वक्त कम है बहुत मेरे पास। नहीं, मैं एक चीज और जोड़ना, एक बड़े समाजवादी सांसद थे, हमारे मित्र थे, एक बार मैंने उनसे कहा कि आपने बेटे के टिकट के लिए कोशिश क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने मालूम क्या तर्क दिया? बोले आप अपना मकान किसको देंगे? मैंने कहा भाई मेरा बेटा लेगा। तो बोले ये मेरा मकान है, मेरा लोकसभा क्षेत्र, मैंने मेहनत की है, मैंने 20 साल में, डॉक्टर सीमा मलिक, ये मेरी पूंजी है, राजनीतिक पूंजी, तो मैं किसको दूंगा? तो तर्क अपने अपने हैं, अब उस तर्क का क्या जवाब देंगे? ठीक है डॉक्टर सीमा मलिक, छोटा सा जवाब आपका। मेरा तो यही कहना है कि देखिए, तो अगर कोई जो बंदा काबिल है वो चाहे मिलना चाहिए आए राजनीति में, अगर सिर्फ इसलिए कि उसके पेरेंट्स अगर राजनीति में थे। और देखिए बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं राजनीति में जो कि अपने आप भी बढ़ के आए हैं। और देखिए, जहाँ तक आप रीजनल पार्टीज की बात कर रहे हैं, कुछ जो पार्टी सबसे ज्यादा, मैं थोड़ी सी पॉलिटिक्स की बात भी कर लूँ, जो पार्टी सबसे ज्यादा दूसरों को बोलते हैं कि ये परिवारवाद है, अगर आप उनके यहाँ उठाकर देखेंगे थोड़ा, वो भी अपने ऊपर भी मंथन करें कि कितनी लॉन्ग लिस्ट है उनके यहाँ परिवारवाद। ठीक है गगन साहब, भारतीय जनता पार्टी के हमेशा ही बोलते हैं कि ठीक है गगन साहब, नीतीश कुमार ने प्रयोग किया था जब मुख्यमंत्री पद छोड़ा, तो उन्होंने जीतन राम मांझी को बनाया, चर्चा भी नहीं होती, ये मान करके। और मांझी जी 10 महीने के अंदर ही बीजेपी से समझौता करके और नीतीश कुमार से अलग होकर चले गए। ठीक है, क्या करिएगा बताइए? गगन साहब छोटा सा जवाब नीतीश कुमार ने, ठीक है सर, बिल्कुल अपने दायरे से बाहर को बनाया। जो लोग परिवारवाद पर सवाल उठा रहे हैं, देखिए ईमानदारी से अपने दल के बारे में बताना चाहिए कि वहाँ पर परिवारवाद की क्या है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि गगन साहब जो है ना ज्यादा काबिल नेता हैं पार्टी के और नेताओं के मुकाबले, ये मैं मानता हूं। बाकी आप माने ना माने, ठीक है। संजय जी कोई फाइनल कमेंट छोटा सा? जी एक चीज होता है, देखिए रामायण में भी परिवारवाद था, रामायण परिवारवाद में भी खोट था। देखिए राम पुरुषोत्तम राम जी को राजा बनना था, वहां पर भी लड़ाई हो गया, भरत को राजा बनाना। जी बताइए, परिवारवाद में लड़ाई हो गया था, भी लड़ाई थी, तो परिवारवाद में भी लड़ाई है। और परिवारवाद में हम दो आदमी को हिंदुस्तान में नहीं देखा है, एक जयललिता जी को नहीं देखा है और एक दूसरा नीतीश कुमार जी को नहीं देखा है। हम भी परिवारवाद। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, गगन साहब आपका, सीमा जी आपका, अमिताभ जी आपका, संजय जी आपका और विनोद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या परिवार के भरोसे चलने वाली पार्टियों में लोकतंत्र नहीं होता। इस पर 64% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है। गंभीर पक्ष है ये। वहीं 36% लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। बाकी तो आप खुद समझदार हैं। उम्मीद करता हूं कि आज के आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।